नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी छत्रपति शिवाजी और उनके इर्द गिर्द घूमती महाराष्ट्र की सियासत की। वीर शिवाजी ने जिस बाग नख से बीजापुर के अफजल खान को मारा था, वो बाग नख लंदन से हिंदुस्तान लाया गया है। जिस सतारा के महल में शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खान को उसके धोखे की सजा दी थी, उसी सतारा में उनका बागनख रखा गया है। लेकिन इंग्लैंड से यह बागनख सिर्फ 3 साल के लिए मिला है। सवाल है, हमेशा के लिए क्यों नहीं? इस बागनख में 365 सालों का गौरवशाली इतिहास समाया हुआ है। इस बागनख के इतिहास पर एक तारीख छपी, 11 नवंबर 1659, दिन सोमवार। सतारा में शुक्रवार को वही इतिहास वर्तमान के आंगन में उतर आया। जिस शिवाजी की प्रेरणा से मराठा इतिहास बनता है, उनसे जुड़ा बागनख जनता के बीच प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर एक बड़े जलसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शामिल थे। ये बागनख लंदन के एल्बर्ट म्यूजियम से 3 साल के लिए भारत लाया गया है। ये बागनख महाराष्ट्र सरकार की नजर में इतनी अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि इसके साथ मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के जीवन की एक अहम घटना जुड़ी हुई है कि कैसे उन्होंने अफजल खान के धोखे का करारा जवाब दिया था। शस्त्र प्रदर्शनी जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवकालीन और मराठा शूरवीरों ने जो शस्त्र उपयोग में लाए उसकी जानकारी सबको प्राप्त हो। और वहां महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि हम वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के वागनख, जो हमारे सभी के लिए आस्था का विषय है, अस्मिता का विषय है और अभिमान का विषय है। मेरा विश्वास है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जयघोष यही हमें ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है और इस दृष्टिकोण से ये वागनख यहां लाए। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ किले में बैठकर बीजापुर सल्तनत के अफजल खान का इंतजार कर रहे थे। अफजल खान ने आते ही शिवाजी को गले लगाने के लिए बाहें पसारी। जैसे ही शिवाजी अफजल खान के गले लगे, अफजल ने शिवाजी को कटार से मारने की कोशिश की। शिवाजी पहले से सतर्क थे, इसलिए अफजल खान को कमर से कसकर पकड़ा और बाएं हाथ में पहना बागनख अफजल खान के पेट में घुसा दिया। अफजल खान की चीख निकलती कि दाहिने हाथ में लिए बिछुए से शिवाजी ने अफजल खान पर फिर हमला किया। शिवाजी का प्रहार इतना घातक था कि अफजल खान का काम ही तमाम हो गया। शिवाजी महाराज और अफजल खान की भेंट हुई। उस समय अफजल खान ने शिवाजी महाराज को दगा किया और उस दगे से निकलने के लिए शिवाजी महाराज ने अपने बाएं हाथ में बागनख, जो पोलाद के होते थे 4, वो बागनख का यूज किया और उन्होंने अफजल खान के चंगुल से वो निकले और उसके बाद उन्होंने अफजल खान का वध किया। छत्रपति शिवाजी और अफजल खान के बीच मुलाकात प्रतापगढ़ किले के नीचे हुई एक पंडाल के भीतर। कुछ देर तक दोनों ने आपस में बातचीत की। उसके बाद अफजल खान उठा और छत्रपति शिवाजी के गले मिलने लगा और उसी दौरान उसने एक खंजर से छत्रपति शिवाजी के पीठ पर हमला किया। छत्रपति शिवाजी को इस तरह के हमले की आशंका पहले से ही थी और इसलिए उन्होंने एक कवच पहन रखा था। अफजल खान की हरकत के बाद तुरंत उन्होंने अपने बाएं हाथ में पहना हुआ बागनख निकाला और अफजल खान का पेट चीर दिया। वही बागनख अब कुछ समय तक सतारा के म्यूजियम में रखा गया है, जो भारत के वीर सपूत की वीरता की निशानी है। इस बागनख ने सिर्फ अफजल के पेट पर ही अपनी लकीर नहीं छोड़ी, बल्कि इतिहास पर वो गहरी इबारत लिख दी जो कभी मिटाई नहीं मिट सकती। आज के महाराष्ट्र और उसके नीचे एक बड़ा हिस्सा उस वक्त व्यापक राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा था।
भारत के पश्चिमी हिस्से में 3 इस्लामिक सल्तनतों में सत्ता के लिए टकराव था। इनमें गोलकुंडा में कुतुब शाही, अहमदनगर में निजाम शाही और बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत थी। और दिल्ली में इन तमाम छोटी छोटी सल्तनतों से आगे मुगल सल्तनत विराजमान थी, जिसका नेतृत्व शाहजहां कर रहा था। उधर सतारा और आसपास शिवाजी अपने सिपह सलारों और भरोसेमंद सैनिकों के साथ अपनी सत्ता को मजबूत बनाने में जुटे थे। शिवाजी की प्रसिद्धि एक कुशल योद्धा और युद्ध रणनीतिकार के रूप में फैल चुकी थी। अपनी गुरिल्ला युद्ध शैली के कारण वो काफी मशहूर हो चुके थे। उसी दौरान शाहजहां की तबीयत बिगड़ी तो दक्षिण में मुगल सल्तनत का कामकाज देख रहा उसका बेटा औरंगजेब वापस दिल्ली जाने लगा। उसकी मुलाकात बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय से हुई। औरंगजेब ने शिवाजी से सतर्क रहने को कहा। यह मामला सिर्फ एक अफजल खान से इस देश को मुक्ति दिलाने भर का नहीं था, बल्कि 10 नवंबर 1959 को जो कुछ हुआ उससे भारत के लोगों में आत्मसम्मान और पराक्रम के साथ जीने की नई प्रेरणा मिली। उस अफजल खान वाली घटना ने शिवाजी को स्थापित कर दिया। उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और 15 साल बाद 1674 में मराठा साम्राज्य के सम्राट बने। इतिहास की उस गाथा से वर्तमान अपने लिए कुछ ऐसी ही मीठी यादें निकाल ही लाता है। बाघ नख का मामला भारत के लिए सिर्फ एक हथियार का मसला भर नहीं है, बल्कि ये खुद एक इतिहास है जिसमें छुपे स्वाभिमान को हिंदुस्तान जीना चाहता है। सतारा से राहुल कुलकर्णी के साथ रौनक कुकड़े की मुंबई से रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। छत्रपति शिवाजी ने जिस बाघ नख को लंदन से भारत लाने को महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है, उस बाघनख पर इतिहासकारों ने शंका जताई है। इतिहासकारों को लगता है कि ये वो बाघनख नहीं है जिसके जरिए शिवाजी महाराज ने अफजल खान का काम तमाम किया था। इतिहासकारों की उंगली पकड़कर विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार की खुशियां बता रही हैं कि लंदन से लाया गया ये बाघनख वीर शिवाजी का गौरव गान है, लेकिन इस कहानी पर विवादों का पानी फिरने लगा है। इन बाघनखों को लेकर सरकार भले ही उत्साहित हो, लेकिन कहानी में पेच भी है, क्योंकि इतिहासकारों का दावा है कि ये वो बाघनख नहीं है जिससे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का खात्मा किया था। इतिहासकारों के और राजनीतिक दलों के बीच में भी इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। लंदन के म्यूजियम में जब ये बाघनख रखा गया था तो इसका ब्यौरा देते हुए इसको शिवाजी से जोड़ा गया। ये बताया गया कि ये वो बाघनख है जिससे छत्रपति शिवाजी ने मुगल सरदार को मारा था। पेशवाओं के प्रधानमंत्री ने जेम्स ग्रांट डफ को तब ये बाघनख दिया था जब डफ सतारा में रह रहे थे। लंदन से आई इस जानकारी में 2 बड़ी गलतियां हैं। अफजल खान बीजापुर का सरदार था और वो मोगल नहीं थे, लेकिन चूंकि अंग्रेज हर मुसलमान सरदार को मोगल कहते थे, इसलिए वो बात इतने मायने नहीं रखती। लेकिन पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री, और पेशवा छत्रपति मराठा साम्राज्य के छत्रपति के प्रधानमंत्री थे। अगर ग्रैंड डफ की माने तो इनको ये बाघनख प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री ने दिया था। अब आप ये जान लीजिए कि कौन था जेम्स ग्रांट डफ। जेम्स ग्रांट डफ एक अंग्रेज सैनिक और इतिहासकार था जो 1818 से लेकर 1823 के बीच सतारा में रहा। उसी दौरान उसकी मुलाकात छत्रपति शिवाजी के वंशज छत्रपति प्रताप से हुई थी। हो सकता है इसी दौरान प्रताप ने डफ को बाघनख सौंपा हो। उसे बाद में लंदन के म्यूजियम में जगह मिली। इतिहासकार इंद्रजीत सावंत के मुताबिक सरकार जिस बाघनख को लंदन से लाकर शिवाजी महाराज का बाघनख बता रही है वो तो असली है ही नहीं। असली बाघनख तो पहले से ही सतारा में मौजूद है। ये जो बाघनख है, ये बाघनख शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारते वक्त यूज नहीं की हुई है। ये डायरेक्टर बोल रहे हैं, जहाँ से वो ला रहे हैं, वो जो चीज़ ला रहे हैं, बाघनख ला रहे हैं, उसके संग्रहालय के डायरेक्टर बोल रहे हैं। और ये मैं पहली बहुत बार बता चुका हूँ कि सातारा में शिवाजी महाराज की असल बाघनख है, सातारा छत्रपति के पास है। और महाराष्ट्र शासन जो है
ये जनता की, शिव प्रेमियों की दिशा भूल कर रहे हैं और बार बार असत्य बोल रहे हैं कि ये वाघनख जो शिवाजी महाराज के है। सावंत जैसे इतिहासकारों की ओर से बागनख की असलियत पर शक जताए जाने के बाद महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बड़ी रकम खर्च करके लंदन से लाए गए बागनख के रूप में जनता को झूठ परोसा है। सेलिब्रेशन करके ले जाया होता तो ज़्यादा हमें खुशी होती। और तीसरी बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से कुछ अहम मुद्दे अगर हमने लिए तो वो जिसे हम रहते से राज्य कहते हैं, जिसे हम माँ बहनों के प्रति सुरक्षित राज्य की बात करते हैं, जिसे हम किसानों के लिए सुरक्षित राज्य की बात करते हैं, तो ऐसे अहम मुद्दों पर ध्यान देना आज के काल के अनुसार ज़्यादा उपयुक्त साबित होगा। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि आने वाले 3 सालों में इस बागनख को राज्य भर के अलग अलग इलाकों में घुमाया जाएगा और बड़े शहरों के म्यूजियम में कुछ वक्त रखकर जनता के बीच प्रदर्शित किया जाएगा। राहुल कुलकर्णी और रौनक कुकड़े के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम मराठा पहचान और परंपरा के प्रतीक पुरुष के रूप में लिया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति उनके नाम के इर्द गिर्द अक्सर घूमती है। सवाल है, क्या ये बागनख शिवाजी की वीरता की निशानी है या इससे भी आगे कुछ और है? महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी आबादी की धुरी पर घुमाने वाले समुदाय का नाम है मराठा। इस मराठा समुदाय की ताकत इनको महाराष्ट्र की राजनीति में काफी प्रभावशाली बनाती है। इतना प्रभावशाली कि राज्य के ज्यादातर मुख्यमंत्री मराठा ही रहे। लेकिन इनका इतिहास उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है, जो वीर शिवाजी के जीवन और पराक्रम से जुड़ा हुआ है। मराठा की हनक और वीर शिवाजी के नाम की चमक ऐसी है कि महाराष्ट्र में हर नेता शिवाजी को सजदा करके ही आगे बढ़ता है। पूरे महाराष्ट्र में आज का दिन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे साल भर इस तरह के आयोजन पूरे महाराष्ट्र में होंगे। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज से 350 वर्ष पूर्व जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। 2 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने नेवी के झंडे में बड़ा बदलाव किया। उस पर लगे सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर नया झंडा लगाया गया, जिसमें एक तरफ सत्यमेव जयते लिखा है, जबकि दूसरी तरफ शिवाजी की शाही मुहर की निशानी एंकर बना हुआ है। सत्ता की राजनीति में मराठा वोटों का हिसाब वीर शिवाजी के शौर्य से भी जुड़ जाता है। महाराष्ट्र में मराठा आबादी करीब 32% है। इनमें से 79% आबादी खेतीहर है। राज्य में उनको 10% आरक्षण दिया गया है। दरअसल मराठा आबादी इतनी ज्यादा है कि राज्य में तमाम ताकतवर मुख्यमंत्री इसी तबके से हुए हैं, चाहे वो वाई चव्हाण हो, शरद पवार हो, पृथ्वीराज चव्हाण हो या उद्धव ठाकरे हो या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो। फिर इन नेताओं की राजनीति भी वीर शिवाजी के नाम के इर्द गिर्द ही घूमती है।
वीर शिवाजी के नाम का प्रभाव और पराक्रम ऐसा है कि करीब 6 दशक पहले जब बाल ठाकरे ने अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की तो पार्टी का नाम शिवाजी के नाम पर ही शिवसेना रखा। आज भी शिवसेना का प्रभाव ऐसा है कि चाहे वो महायुति खेमे वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या महाविकास अघाड़ी वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दोनों का सिक्का इस लोकसभा चुनाव में खूब चला। महाराष्ट्र की राजनीति मराठा गौरव के इतिहास की गलियों से होकर गुजरती है, इसीलिए वर्तमान की राजनीति की चर्चा भी बगैर शिवाजी के नाम के पूरा नहीं होती। महाराष्ट्र से होकर संसद तक जब कभी मराठा राजनीति की चर्चा होती है तो शिवाजी का नाम उसके केंद्र में होता है। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लंदन से लाए गए वीर शिवाजी के इस बाग नख पर वोटों की राजनीति भी गरमा सकती है। सतारा से राहुल कुलकर्णी के साथ रौनक कुकड़े की मुंबई से रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। शिवाजी का बागनख लंदन से आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि 3 साल के लिए ही क्यों? और इसी सवाल से यह भी सवाल निकलता है कि इंग्लैंड के पास भारत की दूसरी कई धरोहरें भी हैं, वो कब वापस आएंगी? लंदन से वीर शिवाजी का बागनख तो आ गया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी के दौरान भारत की कई अनमोल धरोहर जबरन ब्रिटेन ले जाई गई। अब वक्त आ गया है कि वो चीजें भी भारत को मिलनी चाहिए। इनमें खुद शिवाजी की ही 3 प्रमुख तलवारें भवानी, जगदम्बा और तुलजा इस वक्त ब्रिटिश शाही परिवार की मिल्कियत में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में रखी हुई हैं। इसमें सबसे प्रमुख कोहिनूर हीरा है, जिसे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह ने 1849 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को दे दिया था। वो हीरा रानी के मुकुट में लगा है, जिसे टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा गया है। उसी तरह मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की अंगूठी 1799 में उनके मृत शरीर से चुरा ली गई थी। मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में नीलामी के दौरान एक अनजान आदमी को उसे करीब 1,45,000 ब्रिटिश पाउंड में बेचा गया था। उसी तरह गौतम बुद्ध की 8वीं शताब्दी की एक कांस्य प्रतिमा भी इंग्लैंड के पास है, जो इस वक्त लंदन में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय में रखी हुई है। यक्ष प्रश्न यही है कि भारत की विरासत की अनमोल निशानियां कब वापस मिलेंगी? एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।